हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध यानी कि जो फसलें हैं, जो किसान है, जो फसलें उगाता है, कैसे उगाता है, उसका प्रबंध कैसे करता है। फसल को उगाने के लिए उसको सही तरीके से रहने के, ताकि फसल बर्बाद ना हो, सही तरीके से फसल जो बढ़े और उसका अनाज जो किसान तक पहुंच सके सही तरीके से, और फिर हम उसे यूज कर सके, वो हमारे खाने योग्य हो। तो ये सारी जो काम है, पूरा जो प्रोसेस है, किस तरह से किया जाता है, आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना फसल उत्पादन और प्रबंध। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों तथा अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जो सजीव लोग हैं, यानी कि जो चल फिर सकते हैं, जो इधर उधर हिल सकते हैं, जो बड़े होते हैं, जो अपना काम खुद से कर सकते हैं, यानी जिनमें एक तरह से परिवर्तन होता है, जिनमें गति आती है, वे क्या सजीव है। तो सजीवों को अपना काम करने की ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से। अगर भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं खाएंगे, तो जो शरीर के अंदर ताकत है, वो ताकत उन्हें नहीं मिल पाएगी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमें भोजन चाहिए, भोजन सभी सजीवों को चाहिए। तो इतने सारे जो सजीव हैं, सभी को भोजन के लिए भोजन, इतना सारा अनाज कहाँ से आएगा? उसके लिए जरूर अनाज को उगाना, खेती फसल पैदा करना। तो इतने सारे अनाज खेती बाड़ी हो, उसको सही तरीके से हम लोग कैसे संभाल के रख सकते हैं, वो हम यहाँ जानने वाले हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। किसे कहते हैं? जब एक किसी कोई भी खास एक तरह का पौधे, बहुत सारे पौधे ना, किसी भी एक बहुत बड़ी जगह पर एक साथ उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यानी कि मान लीजिए उदाहरण किताब में, आपकी पुस्तक में दिया गेहूं का उदाहरण, तो एक खेत में जब वहां पर गेहूं की खेती होती है, तो वहां पर जितने भी पौधे, सभी के सभी पौधे गेहूं के। ऐसा तो नहीं कि कोई गेहूं का है, कोई चावल का है, किसी कोई अनाज का है, कोई मक्का, किसी भी चीज का नहीं, सारे के सारे सिर्फ एक ही अनाज के हैं, वो है गेहूं के। तो वो क्या है? गेहूं की फसल है। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। कोई जरूरी कि सिर्फ अनाज ही है, फल है, सब्जियां, सभी भी क्या है? फसल ही है। जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हर मौसम में सभी सब्जियां फल नहीं मिलते। एक खास मौसम में एक तरीके की सब्जियां या फल, अनाज उगता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है। जो हमारा देश भारत है, कहीं पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे नहीं होती, कहीं पर बहुत अधिक सर्दी है, कहीं पे सर्दी नहीं है। तो जो जलवायु यहाँ का जो, वो बिल्कुल बदलती रहती है। कभी कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो रही, कहीं नहीं हो रही, कहीं बहुत ही ज़्यादा हो, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही, कहीं नॉर्मल हो रही है। तो ये जिस जलवायु के हिसाब से भी जो हमारी फसलें हमारे देश को, उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला है खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। तो पहले हम जानते हैं कि खरीफ फसल क्या है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। यानी कि ऐसी फसलें जो बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है, उस ऋतु में बोते हैं, उनकी खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। भारत में
वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। बारिश होती ज़्यादातर कैसे होती है, जून के महीने से शुरू होती है, सितंबर के महीने तक वो लगभग होती रहती है। और इस मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इन सब की फसलें जो है ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो ये है खरीफ की फसल जो बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसके बाद आती है रबी फसल। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। अलसी जिसे तीसी भी कुछ लोग कहते हैं, ये क्या रबी फसलें जो सर्दी की ऋतु, बारिश खत्म होने के बाद जब सर्दियां शुरू होती है, सर्दी की ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें हम रबी फसल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सर्दी में और बारिश में से खेती बाड़ी होगी, तो बाकी का जो मौसम बच गया, गर्मी वाली जो मौसम बच गया, गर्मी का जो महीने बच गए, उस ऋतु में भी फसलें उगाई जाती हैं। वहाँ पे दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। जो फसल उगाते हैं उसके लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है किसान को ही पता होता है, उसको कैसे देखभाल करनी है, किस मिट्टी में कितनी खाद डालनी है, कितना पानी देना, सब कुछ किसान को सोच समझ के ही किसान हर काम को करता है। क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं जिन्हें अभी हम पढ़ते हैं। तो पौधे कब उगाने हैं, कैसे उगाने हैं, उससे रिलेटेड से जुड़ी जो भी बातें होती है वो सभी क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। यानी कृषि करने के तरीके वे होते हैं। इन्हें बहुत से तरीके हैं, जैसे कि मिट्टी तैयार करना। वैसे तो नहीं भाई कहीं पे मिट्टी बीज डाल दिए पौधा लगा, नहीं, पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है, उसके बाद ही तो लगेगा। पहले फसल को उगाने से पहले, बीज डालने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है इसमें मिट्टी तैयार करना, यानी फसल उगाने से पहले जो मिट्टी है उसको रेडी करना। बिल्कुल, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाना यानी मिट्टी को, अगर मिट्टी सूख गई तो पानी देकर उसे सॉफ्ट करना, मुलायम करना, ताकि उसके अंदर बीज डालने लायक मिट्टी हो सके। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। अगर मिट्टी बहुत सख्त एकदम टाइट है, उसमें हम बीज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बीज तो खराब हो गए, और अगर गलती से पौधा लग भी जाता है तो उसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर गहराई में नहीं जा पाएंगी। तो मिट्टी का सॉफ्ट होना, कोमल होना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह किसान जीवों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे केचुए होते हैं, तो ये सब क्या है, मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी के अंदर रहते हैं वो लोग, तो मिट्टी के लिए जरूरी है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण होते हैं। जब मिट्टी को किसान पौधे लगाने के रेडी करता है, उसको बिल्कुल मिट्टी पौधे लगाने के लायक बनाता है, रेडी करता है, तो क्या करता है, अपनी मिट्टी को उलटता पुलटता है, उसमें खुदाई करता है मिट्टी को, उसमें खुदाई करके मिट्टी जो ऊपर नीचे हो जाती है, खुदाई करने के बाद जब अपने घर में पौधे लगाते, तो आप भी देखते हैं कि हम पौधा लगाने मिट्टी में गड्ढा करते हैं, तो मिट्टी जो अंदर की नीचे दबी हुई मिट्टी वो ऊपर आती है, कुछ ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। हमने जो मिट्टी को खोदने के बाद मिट्टी को खोदने से क्या होता है, मिट्टी जो पलटती है, अंदर की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। इसे हल चलाकर करते हैं। खेत तो बहुत बड़ा, वहाँ पे खुरपी से या हम नहीं कर सकते, जैसे अपने अपने घर तो हम गमले में चाकू से खुरपी से कर लेते, लेकिन जहाँ खेत की बात है, जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर हल चलाया जाता है ताकि खेतों में जुताई आसानी से हो सके। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब क्या होगा, अपने खेतों में जुताई तो करती, तो मिट्टी जो सूखी हुई मिट्टी होता है, क्या पानी से डालते हैं, मिट्टी गीली, फिर जब सूख हो जाती है लंबे समय तक, तो मिट्टी जो है बड़े बड़े टुकड़ों से खोदते हैं, जुताई करते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े से हो जाते हैं, और उन मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी काफी सूखी होती है, तो पानी डाल के उसको नॉर्मल किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, ताकि जो पानी है से मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, बीज डाला जाए तो बीज जो आसानी से उसमें उग सके, उसकी जो जड़ है वो बिल्कुल नीचे तक आसानी से जा सके और खेती अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद है कृषि औजार, यानी कृषि को करने के लिए कैसे कैसे औजार चाहिए, खेती के लिए क्या क्या औजार चाहिए। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हल क्या है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है, यानी कि एक हाथ से कितने सारे काम हो सकते हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे ऊंट या घोड़ा की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। पहले क्या लोग बैलों से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो बैल हैं और ये जो बना हुआ इसे हम हल कहते हैं। इसे बुआई खेतों में जो जुताई चल रही है। लेकिन क्या है कि अब जो थोड़ा थोड़ा जमाना बदलता जा रहा है, प्रगति होती जा रही है, तो लकड़ी के हल की जगह पर लोहे के हल की जगह हल का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यह कुदाली यहाँ बनी हुई है ना, यहाँ पे ब्लेड सा लगा होता है। जी वाला जो हिस्सा होता है ये मिट्टी में चलता है, मिट्टी में इसको घसीटते हैं, और यहाँ पे जो है पशु लगे होते हैं, और जब पशु आगे की तरफ बढ़ता है तो ये जो हल, ये कुदाली अपने आगे की तरफ बढ़ती रहती है, और जो खरपतवार जो ऐसी छोटी छोटी घास जंगली पौधे होते हैं जो काम के नहीं, जो यूजफुल नहीं, जो खेतों में अपने आप लग जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, तो इस कुदाली की सहायता से उनको निकाल दिया जाता है। अब है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। मशीनों से जब हम काम करते हैं तो हमारा मेहनत और समय दोनों ही बच जाता है। इसके बाद है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने
वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जो ऐसे बीजों की बहुत ही अच्छी किस्म के, जिनको लगाने के बाद जो फसल है वो अच्छी फसल निकल कर सामने आएगी, अच्छा अनाज उत्पन्न होगा, अच्छा अनाज हमारे सामने आ जाएगा, ऐसे ही फसलों का चयन किया जाता है, ऐसे फसलों को चुना जाता है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार यानी ऐसे औजार जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। कि जो पहले औजार थे ऐसे थे कि कीप सा बना होता था और जो उसके अंदर बीज को डाल देते थे, बीज जो है 2-3 से घूमते घूमते धीरे से जमीन के अंदर छेद के से चला जाया करता था। सीड ड्रिल, ये है सीड ड्रिल जो पिक्चर आप बनी हुई सामने। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। भाई हमने बीज तो लिया खेती करने के लिए, खेतों में डाल दिया, लेकिन उसको अगर पक्षी आते हैं और मिट्टी खेतों में बीजों को चुन चुन के खा लेते हैं तो बीजों का डालना जो है बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करें, बीज डालने के बाद उनको मिट्टी से थोड़ा थोड़ा ढक दिया जाता है ताकि पक्षी उस बीजों को ना खा सके। और जब हम मशीनों से ये काम करते हैं तो हमारा टाइम और मेहनत दोनों ही बच जाती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जो पौधे लगाए जाते हैं उनके बीच गैपिंग, जो उनके बीच में जो दूरी है बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि भाई इतनी इतनी दूरी पे हमें गैपिंग, पौधों के बीच में जो अंतराल है वो जरूरी है। क्योंकि अगर बीज एकदम एक साथ डाल दिए जाए फिर पौधे एकदम चिपक चिपक के निकल जाए तो पौधों को जो जितना पोषण चाहिए उतना पोषण उन्हें नहीं मिल पाएगा। और जो पौधों की जो सही प्रगति है, जो तरक्की पौधों में जितना पौधों को बढ़ना चाहिए उतने पौधे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पौधों के बीच में जो थोड़ी थोड़ी गैपिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। अब क्या बीज तो डालेगा, उसके बीच में गैपिंग भी रखेगी, लेकिन कई बार होता है कि मिट्टी जो है जब से हम खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं, बार बार ये पानी वाले डालते हैं तो पानी के कारण डालने से जो मिट्टी बीज होते हैं वो कई बार आपस में चिपक जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। और जो पौधे जब निकलते हैं, पौधे चिपक के बिल्कुल एक साथ निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक पौधे को छोड़कर दूसरे जो पौधे होते हैं उनको, कुछ पौधों को हटा दिया जाता है ताकि एक पौधे को बिल्कुल सही मात्रा में सूरज का प्रकाश, खाद, ऊर्जा, पानी, जल सबको तरीके से उसको मिल सके। अब हम पढ़ते हैं खाद और एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी मिट्टी तो है उसमें, लेकिन बीज में डाला पौधों को वो तो भाई सही उन्नति के सही तरीके से बढ़ सके, खाद दिया जाता है। तो वो वाला जो सामान है, जो ऐसी चीज जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाता है, जैसे मिट्टी में जो खेती जो फसल को उत्पादन करने की शक्ति जो बढ़ जाती है उसे हम खाद या उर्वरक के नाम से जानते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं।
गठन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अब घटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोजिंग और केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद भी छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC का निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये हमें पता चल जाएगा कि खाद देने से और ना देने से पौधों में कितनी तरक्की होती है, पौधे जो कितना विकसित होते हैं इसको पता करने के लिए हमें क्रियाकलाप है जिसे हम करके देख सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि पौधों के लिए खाद जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो कितनी जरूरी है। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK यानी कि नाइट्रोजन। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान अथवा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। कहते हैं कि पौधों में अगर बहुत उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद उर्वरक डाला जाए तो जो मिट्टी की क्षमता है, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है नुकसान करती है। तो वही होता है कि अगर हम मिट्टी में बहुत ज़्यादा उर्वरक मिलाते रहे तो पौधे की जो क्षमता होती है वो भी उसमें कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। हमें खाद में डालनी चाहिए बजाय उर्वरक के। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। उर्वरक क्षमता बनने के लिए क्या करना चाहिए कि एक फसल उगाए, फसल कट गई, उसके फिर दूसरी फसल उगाने से पहले और एक फसल काटने के बीच में, मतलब एक फसल कट गई और दूसरी उगाने से पहले जो है समय, कुछ समय के लिए खेत को बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं उगाना चाहिए। जब हम कुछ भी नहीं उगाएंगे तो जो मिट्टी है उसकी जो क्षमता है पौधों को सही तरक्की देने की, उसकी उर्वरक क्षमता जो वापस अपने आप हो जाएगी। उसमें हमें जैविक खाद या किसी भी चीज़ के अधिक उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अधिक उपयोग हमें नुकसान पहुंचाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल निरंतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनियस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि हमने एक फसल उगाई और दूसरी फसल फिर से उगाना है, तो एक फसल और दूसरी फसल के बीच में कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना जो है सबसे सही उपाय होता है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब हम यहाँ पढ़ते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर के। उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। अब पहले देखते हैं उर्वरक, उसके बाद देखेंगे हम खाद। उर्वरक में क्या है कि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है, केमिकल से बनाई जाती है, और खाद क्या है, नेचुरल है, जिसमें गोबर है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो है पौधों के, जो पौधे सूख जाते हैं वो मिला के हम उनको मिला के लंबे समय छोड़ देते हैं और खाद बन जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि
नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये अंतर है उर्वरक और खाद में। अब हम यहाँ पर देखते हैं उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर यहाँ बताए गए हैं। अब हम खाद के लाभ देखते हैं। जो खाद हम पौधों में देते हैं, जो हम खाद खेतों में डालते हैं, उसमें फायदा क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य लक्षण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी में हम पानी डालते हैं, जो मिट्टी पानी को ऑब्जॉर्व करती है, सोख लेती है, उसकी जो कैपेसिटी है पानी को सोखने की वो बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये फायदे हैं खाद के जो हम खेतों में डालते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की। जो पौधों को हम सींचते हैं, पानी डालते हैं, उसके बारे में। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या होती है? एक जो टाइम है, बिल्कुल लिमिट टाइम के अंदर, टाइम को फिक्स हमें कितने समय के बाद हमें खेतों में पानी देना है, पौधों को पानी देना है, मिट्टी में पानी देना है। तो जो पानी देना होता है बिल्कुल समय के हिसाब से, उसे हम सिंचाई कहते हैं। और खेतों के लिए बहुत ही जरूरी है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? पानी हम क्यों देते हैं, ये बात है। वह यहाँ देखते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई जो हम करते हैं पानी से, उसका स्रोत क्या है? पानी कहाँ से आ रहा है? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ये कुआं है जो कि पानी के लिए बहुत ही जरूरी है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वो तरीके यहाँ पे हैं। मोट यानी घिरनी की सहायता से कुओं से पानी को निकाला जाता है। इसमें क्या, रस्सी को खींचने में कम टाइम लगता है, घिरनी की सहायता से रस्सी को आसानी से खींच लेते हैं। चेन पंप, ढेकली, रहट यानी उत्तोलक तंत्र, जो कि सारे पिक्चर्स उसकी बनी हुई है। यह है ढेकली, चेन पंप, मोट, चेन पंप, ढेकली। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पानी का है जमीन के अंदर, तो पानी को ऊपर निकालने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। उसको क्या करते हैं? मशीन चलाते हैं। मशीन के लिए क्या, पंप चलेगा। पंप, मशीन क्या है? पंप है। तो पंप कैसे चलेगा? अपने आप तो चलेगा। उसके लिए क्या करते हैं? यूज करना है डीजल, बायोगैस, विद्युत यानी बिजली, सौर ऊर्जा, किसी ना किसी का उपयोग करके हम पंप को चलाते हैं ताकि पानी को ऊपर खींच सकें। सिंचाई की आधुनिक विधियां, आधुनिक यानी जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, उसके बारे में। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं, जैसे छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो।
छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। छिड़काव तो यानी एक तरह की मशीन होती है, इसके ऊपर जो लंबी सी पाइप होती है और पाइप के छोटा सा नोजल लगा होता है, और जब जो लंबी पाइप है वो दूसरी पाइप जुड़ जाती है, उस पाइप के द्वारा हम जो भी उसमें डालते हैं दवाई या पानी जो भी, तो पाइप जो धीरे धीरे घूमती जाती है, और जब पाइप मशीन से चलती है, पाइप घूमती है, तो उसके घूमने के साथ साथ जो उसके अंदर पानी में जो पाइप के अंदर पानी है या फिर जो दवाई है वो भी है, तो जब पाइप घूमती रहेगी खेत के अंदर, तो पानी या दवाई जो भी डाला हमने पाइप में डाला वो सब कुछ घूमते घूमते आसानी से और एक समान मात्रा में खेतों में फैल जाता है अपने आप। इसके बाद आता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। ड्रिप तंत्र क्या होता है? छोटी सी मशीन होती है जिससे हम पौधे के पास उसकी जड़ में लगा जिसे हम पौधे की जड़ के पास लगा देते हैं, तो उससे जो बिल्कुल एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है। इससे क्या होता है, जो पानी है वो पौधे की जड़ तक बिल्कुल, अगर हम बहुत स्पीड से पानी से पाइप डालते तो क्या होता है, तो जहाँ पे हमने पानी डाला वहां पे पानी जाता है जरूर, लेकिन जहाँ पे पानी एग्जैक्ट गिरा है जिस जगह पे, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है, और जो पानी है वो काफी मात्रा में इधर उधर फैल जाता है, तो पानी की बर्बादी भी होती है। और जो ड्रिप तंत्र का अगर हम यूज करते हैं तो पानी में से एक एक बूंद टपकता है, जब तक एक बूंद टपकेगी फिर दूसरी टपकेगी, उससे पहले एक बूंद पानी मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो इससे क्या पानी जो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पानी कम ना के बराबर है, कम है, वहां पे इसका अच्छा यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खरपतवार खरपतवार क्या होता है वो हम यहाँ पहले जान लेते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित यानी जिसको हम चाहते नहीं है, ऐसे पौधे जो बिना कारण हो गए, जो अपने आप ही हो गए, जिनका यूज नहीं है, पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिसे कि हमने उगाया नहीं है, जो कि अपने आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने खेतों में उग जाते हैं हमारी फसल के साथ साथ, ऐसे पौधे खरपतवार कहलाए जाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जब ऐसे पौधे जो कि वेस्ट है, हमारी फसल में वेस्ट है, फालतू है, तो उनको चुन चुन के अलग से निकाल देते हैं, तो उन खरपतवार यानी फालतू पौधों को निकाल देना निराई कहलाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं खेतों में फसलों को, तो क्या कहते हैं, उनको चुन चुन के निकाल देना ही ज्यादा सही रहता है, और इसी विधि को निराई भी कहते हैं। अब अगर पूरे खेत में खरपतवार फैल जाए, उसे ना हटाया जाए, तो हम जो खाद पानी पौधों को, अपनी फसलों को देंगे, वही खाद पानी तो खरपतवार भी खाएंगे, वो भी यूज करेंगे, तो खरपतवार की संख्या ही बढ़ जाएगी, उनके जो पौधे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, और जो हमारा खाद पानी जिन्होंने फसलों को दिया उनका खाद पानी जो अपने आप ही आधा हो जाए, क्योंकि आधा तो खरपतवार यूज कर लेंगे, तो जो हमारी फसल है उसके पास तो सिर्फ आधा ही जाएगा, तो इसलिए भी उसको हटा देना बहुत ही जरूरी होता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। अब खरपतवार ना हो उसके लिए किसान बहुत से तरीके अपनाता है, जैसे कि फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2D 4D खेतों में उनका छिड़काव किया जाता है। ये 2 और 4D क्या दवाई, जिनसे जो पौधों जो खेत हैं उसमें जो फालतू के पौधे होते हैं जो खरपतवार होती है वो नहीं होती है, या फिर अगर हो जाते तो काट दिया जाता है खुरपी से, या फिर छोटे छोटे में जो पौधे खरपतवार जो छोटे ही होते तब उन हाथ से खींच खींच कर निकाल दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं।
ये देखिए ऐसी जो खरपतवार की जो दवाई डाली जाती है वो ऐसे डाला जाता है। इससे क्या जो फसल है उसको तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जो उसमें छोटे-छोटे फालतू के पौधे खरपतवार है वो आराम से आसानी से अपने आप मर जाते हैं। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब जो दवाई हम खरपतवार को हटाने के लिए डाल रहे हैं वो एक तरह का जहर ही तो है, तभी तो पौधे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो उनका जो प्रभाव है इंसानों पर पड़ता है। जब किसान उसको यूज करता है तो सबसे जरूरी है अपना नाक और मुंह अच्छे से ढक लेना चाहिए, ताकि जो दवाई है नाक में मुंह में ना जाए, उसको कोई भी नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं कटाई की। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। किसे कहलाता है? जब फसल खेतों में हम उगाई, उसमें दवाई डाली, फसलें जो बड़ी होगी उसमें अनाज होगी, तो उन फसलों को काटना जो है कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। जो हमने अनाज या फसल को अपने खेतों में उगाई है, तो उस फसल को तरीके से अच्छे तरीके से पक जाने में लगभग 3 या 4 महीने का समय लगता है। और उसको काटते कैसे? या तो जमीन से खींच के उखाड़ते हैं या फिर जहाँ पे उसकी जड़ जमीन में टच होती है वहां से ऊपर से मिट्टी के ऊपर उसको काट के निकाल लिया जाता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फसलें काटी तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अनाज हो तो वहाँ तो मशीनों से जो उनको दानों को खेतों से जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है। लेकिन जहाँ पे किसान का कम जमीन है, कम अनाज हो, तो वहाँ पे वो लोग खुद से अपने हाथों से उनको पटक के साफ कर लेते हैं। अब क्या भाई, खेतों में फसलें उगा दी, फसल बढ़ भी गई, काट भी ले, तो काटने के बाद जो खुशी होती है उस खुशी को जो मनाते हैं वो कहलाता है कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के पर्यटन का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्य एवं बिहू जुड़े हुए, यानी कि जब फसलें कट गई तो जो खुशी होती है उसे हम कटाई पर्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, फसलें कट भी गई, अब उसको संभाल के कैसे रखना, उसको भंडारण कैसे करना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मदर्शी से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा कटी गई फसल के दानों बीज को सुखाए बिना भंडारित कर दिया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। नई नई फसल काटी जाए उनको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और वो भी अगर एकदम फसल को घर में लाते हम किसी संभाल के रख दिया जाए उसे, तो क्या होता है, जो फसल है तो नमी है उसमें, बिल्कुल ताजी फसल है, तो फसलें जो उसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे या फिर चूहे वगैरह जो होते हैं उस फसल को आके खराब कर देते हैं। तो जरूरी है फसल के दानों को अच्छी तरह से सुखाकर उसको संभाल के रखा जाए। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र या बिन में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। वे फसल होती है संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। तो क्या करते हैं, बोरी के अंदर भर देते हैं या फिर जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसके अंदर अनाज को भर के रख दिया जाता है, ताकि उसको कीड़े मकोड़े को खराब ना कर सकें।
नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ये देखिए, जो बोरी में इतना सारा अनाज भरा हुआ है, ये क्या अनाज को सही तरीके से संभाल के रखने की एक परंपरा है, तरीका, ताकि कैसे संभाल के उसे लंबे समय तक हम उसे रख सकते हैं। या फिर ये बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, जिससे कि अनाज भंडारण तो सही के फैक्ट्री, यहाँ पे अनाज को सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। अब हम देखते हैं जंतुओं से भोजन। अभी तो हमने पढ़ा कि पौधों से भोजन कैसे है ना, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जंतुओं से भोजन। पहले तो हम पढ़ रहे थे कि जो पौधे हैं, जो फसलें, उनसे कैसे अनाज में प्राप्त होता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा किया। यहाँ पे ये हम जो अनाज है, खाद्य पदार्थ, वो नाम लिखने और वो हमें कहाँ से मिलते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस सारणी को की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीज का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फॉर्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। कब कहते हैं? जब पशुओं को एक साथ एक जगह पर, बहुत ज़्यादा पशुओं को एक तरीके से एक साथ संभाल कर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनके खाने पीने रहने का हर चीज़ का एक तरीके से जो संचालन किया जाता है, तो उसे हम पशुपालन के नाम से जानते हैं। पशुओं को पालना, सही तरीके से पालना पशुपालन कहलाता है। अब इसके हम कुछ प्रमुख शब्द देखते थे। कृषि पद्धतियां, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी और फटकना। ये इस अध्याय के कुछ प्रमुख शब्द थे। अब इस अध्याय को पढ़ के हमने क्या क्या सीखा, हमें क्या क्या हमें पता चल गया, वो हम यहाँ पर हमें दिया गया है। वो ये है कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। कि जो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इतने सारे लोगों के लिए अनाज कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें कैसी कैसी नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, कैसे कैसे उन्हें अपने लाइफ में लाकर उनको प्रयोग करना है, वो हमने इसके अंदर सीखा है। फिर किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। जब किसी भी एक स्थान पर, एक ही लंबे बहुत बड़े स्थान पर एक जैसे फसल एक जैसे पौधे एक साथ उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी की फसल और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को बराबर करें, खेत के लायक बनाएंगे, तभी तो उसमें फसल या खेती हो सकती है। बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। बीज अच्छे होंगे तभी तो अच्छी फसल भी होगी। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ होता है, कटाई का अर्थ क्या है? कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जब दाने खेती होगी, जब अनाज संभाल के भंडार किया जाता है, भंडारण में उसको रखते हैं, उसको संभाल के साथ अच्छे तरीके से, तो भूसा और अनाज दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसको जो अलग करने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है? वो थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय जो अभी हमने पढ़ा कि फसल का सही उत्पादन और उसको भंडारण हम कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इस अध्याय को पढ़ने में आप सभी को बहुत मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अपनी साइंस की किताब के अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।